हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सिमरन मल्होत्रा। आज हम स्टडी करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 20 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 20 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके साथ साथ इंडियन इकॉनमी क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडियन इकॉनमी में क्या रोल है। हम इस चैप्टर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, जो हमेशा मैं बात बोलती हूँ, आपके पास इस बुक का होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि विदाउट दिस बुक यू आर नॉट एबल टू कवर द विच आई एम सेइंग टू यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक हो, फिर ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो गाइज आज हम स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड? गाइज एक सेकेंड, आई वांट टू चेंज द कलर, तो पिंक कलर ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या स्टडी करना है कि व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एक बेसिक फिजिकल सिस्टम जो कि एक बिजनेस, एक नेशन या एक रीजन के लिए चाहिए। अब यहाँ से ना आप धीरे से समझेंगे आराम से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बेसिक फिजिकल सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? फिजिकल सिस्टम। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ओके, क्या चाहिए? बेसिक फिजिकल सिस्टम चाहिए। ठीक है, अब ये बेसिक फिजिकल सिस्टम में मतलब जैसे आप बात कर रहे हो बिजनेस की, बिजनेस में आपको क्या क्या बेसिक फिजिकल सिस्टम, अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? कंप्यूटर्स चाहिए। उसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है? हमें बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, यहाँ पे बिजनेस रन करेंगे। ठीक है, हमें वहाँ पे और वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो मतलब वो फिज़िकल सिस्टम जहाँ पे हमें बिजनेस फिज़िकल सिस्टम में जो भी हमें बिजनेस में जो भी फिज़िकल सिस्टम या नेशन के लिए या रीजन के लिए कोई भी बेसिक फिज़िकल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 9.1, उसमें भी बात की गई है कि हमें एक सस्टेनेबल, रेजिलियंट और इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइफ लाइन ऑफ इकॉनमी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ इकॉनमी? ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो जो हमारे रोड्स हैं, जो हमारे रेलवेज़ हैं, अगर ये नहीं होंगे, ठीक है, तो हम कैसे जो है अपना जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएंगे। अगर मान लो जम्मू कश्मीर से कोई जो सामान है वो ट्रांसफ़र होके तमिलनाडु जाना है, तो हमारे रोड्स ही अच्छे नहीं हैं, रेलवेज़ ही अच्छे नहीं हैं, तो कैसे कोई सामान जो है वो ट्रैवल कर पाएगा? इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अगर आप अपनी बुक पे भी देखोगे तो आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेसिक फिजिकल सिस्टम होता है जो भी बिजनेस, रीजन या नेशन के होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इकोनॉमिक टर्म्स में, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, जो कि हमारे नेचुरल मोनोपोलीज को सपोर्ट करें। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कैसे हैं, सीवेज, वाटर प्रॉपर है या नहीं है, इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखी जाती हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे मेन बात जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, और उसमें दोनों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स कि कौन कौन से तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, और सॉफ्ट को हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्ड को हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले हम तो देखो, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के लिए। जैसे हमें यार जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपके रोड्स आगे वो आ जाएंगे, रोड, रेलवेज, ठीक है, रोड, रेलवेज, ब्रिजेस आगे आपके, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे? हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसमें आपको हमेशा क्या चाहिए होगा? कैपिटल। क्या चाहिए हार्ड में आपको? एक मिनट, हार्ड में आपको क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। कैपिटल मतलब पैसा आपको चाहिए। हार्ड, ये जो हार्ड आपका वो है, हार्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें आपको पैसे वगैरह भी चाहिए, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हार्ड में।
एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए। आगे हम बात करते हैं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमारे यूजली क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे हमारा यहाँ पे हम बनाते हैं स्कूल्स, ठीक है, जहाँ पे हम बनाते हैं हॉस्पिटल्स, ये हमारे सॉफ्ट हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंटल सिस्टम्स, ये सारे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे लोगों की हेल्प होगी, ठीक है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से भी हम जो है हेल्प ही करते हैं, बट सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाने में फोकस करते हैं, लेकिन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे जो रोड, रेलवेज, हम उनके ऊपर फोकस करते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, तो वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। क्रिटिकल का मतलब ही क्या होता है, ज़रूरी, ठीक है। जब क्रिटिकल का मतलब ही ज़रूरी है तो आपको पता चल गया, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनको डेवलप करना, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आके आ जाएंगे। उसके बाद आगे हम चलते हैं, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका इश्यूज़ क्या क्या है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो गाइस सबसे पहले इश्यूज़ अगर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका नीड फॉर लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। अब ध्यान से आप पॉइंट को सुनेंगे और आराम से समझ में आ जाएंगे। नीड फॉर लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज का मतलब है कि सबसे पहला इशू इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आता है कि अगर मान लो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिए, अगले 10 सालों के लिए अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो हमें कितने पैसे चाहिए, $1000 बिलियन हमें जो है अगले किसके लिए चाहिए, अगले साल अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो अगले 10 ईयर्स के लिए इतना पैसा हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें 5 सालों के अंदर डेवलपमेंट करनी है तो 500 बिलियन हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये इश्यूज़ हैं हमारे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इतना रिसोर्सेज ज़रूरत है हमें $1000 की, लेकिन इतने हमारे पास है नहीं, तो हमें ज़रूरत है कि हमें लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज हमारे पास हो, बट है नहीं। तो पहला पॉइंट ये आता था। दूसरा आता है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। देखो अब हम क्या करते हैं, रोड्स बना दिए, ठीक है, हमने रोड्स बना दिए, रेलवेज बना दिए, मान लो ये सब कुछ बना लिया हमने अपने लिए, ठीक है, रोड्स बना दिए, रेलवेज बना दिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे सामने नज़र आता है वो ये है कि हम जब भी कोई रोड बनाएंगे या फिर कोई हम क्या बनाएंगे, तो लॉन्ग जेस्टेशन का पीरियड का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई हमने रोड बनाया, ठीक है, यहाँ से हमने एक सड़क लाई, अब इस रोड के अंदर जो है जिस भी कंपनी या फिर जो भी कंपनी आई उसने इन्वेस्ट करके यहाँ पे रोड बना लिया, ठीक है। अब ये रोड में हमारा खर्चा आ गया 10 लाख, मान लो 10 लाख आ गया खर्चा। अब जो ये 10 लाख खर्चा आया है, अब इस कंपनी को कौन देगा, यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, अब गाड़ी मुझे बनाना आती नहीं है, समझ लो ये एक गाड़ी है, ठीक है। अब जो ये गाड़ियाँ चलेंगी यहाँ पे, यही तो इस कंपनी को क्या करेंगी, टोल टैक्स देंगी, ठीक है। अब ये टोल टैक्स देंगी तो इसमें कितने 10 से 15 साल लग जाएंगे, ठीक है। इनका 10 लाख खर्चा आया तो कोई एक दिन में 10-15 लाख ये कमा लेंगे, नहीं कमा पाएंगे, तो 10-15 साल इनको लगने वाले हैं यहाँ पर टोल टैक्स के रूप में। तो यही होता है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। लेकिन जब भी हम कोई रोड या कुछ बना देते हैं तो उसमें हमें जो है पैसा तो हम तब लगा लेते हैं, लेकिन उस पैसे को बरामद करने में उस कंपनी को क्या करना पड़ता है, बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है, मतलब 10 से 15 साल। वो भी पूरी गारंटी नहीं है कि उनको उतने पैसे मिल जाएँ या नहीं मिले, क्या पता उस रोड पे व्हीकल्स ही कम चले तो उनका जो सर्वाइविंग पीरियड है वो थोड़ा और लॉन्ग करना पड़े उन्हें, ठीक है। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्राइसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है, प्राइसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा महंगी है, कॉस्टली, हाई इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। पांचवा है एब्सेंस ऑफ रीजनिंग, मतलब हमारे पास रीजनिंग नहीं है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अगले हमें 30 या 40 सालों में कितना जो डेवलपमेंट करना है, वो हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, अगले आने वाले 30-40 सालों में हम इतनी चीज़ें करने वाले हैं, मतलब एक रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में, बट हमारे माइंड में वो रीजनिंग जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं
कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक नेशनल इशू भी बन चुका है। कैसे नेशनल इशू बन चुका है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी, ये हमारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, अब ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई, ये बोलेगी मैं हाईवेज बनाऊंगी, बड़े बड़े रोडवेज बनाऊंगी। लेकिन जब ये पॉलिटिकल पार्टी आई, ये बोलेगी जो रूरल रोड्स हैं, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे जो है रोड्स नहीं है तो मैं वो बनाऊंगी। ठीक है, ये रूरल को अपनी प्रायोरिटी बना देगी, ये हाईवेज बनाने की बात करेगी। तो अगर ये इस तरीके से होगा तो एक नेशनल इशू आ जाएगा। ठीक है, ये हाईवेज पे फोकस कर रही है, ये रूरल पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा जो है ये एक नेशनल इशू क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद लैंड एक्विजिशन डिले। मान लो हम रोड बना रहे थे, यहाँ से बहुत आराम से हम रोड बना रहे थे, यहाँ पे आ गई किसी की लैंड, अब हमें रोड बनाना है, हमें उस पार तो जाना है, तो अब हम रोड कैसे, यहाँ से ही लेकर जाएंगे ना रोड आगे, लेकिन यहाँ पे किसी की लैंड आ रही है। ठीक है, ये लैंड हमारी नहीं है। अब ये जो पर्सन होगा, ठीक है, वो पर्सन अपनी ये लैंड नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम उससे बोलेंगे कि हाँ तुम्हें इतने पैसे देते हैं, कुछ भी करके हम यहाँ से लैंड लेना चाहेंगे उससे। तो अब उसने मानना मानना माना, अब उस इसमें लग गए 6 महीने, कितने लगे, 6 मंथ लगे। ठीक है, तो 6 मंथ्स लगे, तो हमारा डिले हुआ। 6 महीने पहले ये रोड बन सकती थी, बट 6 महीने के बाद बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लैंड है, लैंड एक्विजिशन काफ़ी डिले चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, इको सेंसिटिव जोन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहाँ से रोड बना रही थी, ठीक है, फिर से समझाती हूँ मैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ से हम क्या बना रहे थे, हम बना रहे थे एक रोड बना रहे थे, आगे यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड एरिया है। क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ पे हमने जो वर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखा है, ये प्रोटेक्टेड एरिया। अब ये सड़क जाएगी तो यहीं से होके, ठीक है, बिना यहाँ से तो जा ही नहीं सकती ये सड़क। तो अब हमें इस प्रोटेक्टिव एरिया में से सड़क निकालनी पड़ेगी। तो जो हमारे एनिमल्स हैं उनको खतरा होगा, यस, उनको खतरा होगा, उनकी बायोडाइवर्सिटी हैम्पर होगी, तो इको सेंसिटिव जोन आ जाएंगे। तो फिर हमें ये भी दिक्कत आएगी, फिर हमें समझ नहीं आएगा कि इको सेंसिटिव जोन को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वही हमने पहले ही पढ़ लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बेसिक फिजिकल सिस्टम है जो कि सिटीज़ और टाउन्स में प्रेजेंट होगा। हमने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यही है कि बेसिक फिजिकल सिस्टम, जो कि हमारा कहीं पे भी बिल्डिंग बिजनेस चला रहे हो तो उसमें नेशन के अंदर आपके रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पुल्स जो भी है इंपॉर्टेंट है। सिटीज़ के अंदर जो बेसिक फिजिकल सिस्टम होगा वो हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन में। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूंगी। मान लो एक एरिया है, एक रूरल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई रोड वगैरह है नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं और स्कूल हमारी इतनी दूर है, यहाँ पे मतलब इनके बीच में ना कनेक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है, लोग जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, ये रूरल एरिया है और ये स्कूल है, स्कूल बहुत दूर है, तो लोग अवॉइड करेंगे, लोग क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे। क्या रहेंगे, लोग गरीब नहीं, लोग क्या रहेंगे, अनएजुकेटेड रहेंगे। क्या रहेंगे, अनएजुकेटेड। अब लोग जब अनएजुकेटेड हैं तो लोगों के पास क्या होंगी, स्किल्स नहीं होंगी। ठीक है, जब लोगों के पास स्किल्स नहीं होंगी तो उनको क्या, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, वो अल्टीमेटली गरीब हो जाएंगे, ठीक है, पुअर हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास मानो अगर हमारे पास जो है रोड्स वगैरह प्रॉपर होंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फिर गरीबी आएगी नहीं, आएगी, पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करेगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ, जब एम्प्लॉयड होंगे उनके पास इकोनॉमी आएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली होगी। तो हमने पढ़ा कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब आपको पता है आज के टाइम पे जो अर्बन सिटीज़ हैं उनका ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, और हमने देखा जैसे जैसे सिटीज़ ग्रो हो रही हैं बहुत से तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे हाउसिंग के लिए रोड, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। और हमें अगर इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है तो हमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। और इसी वजह से जो है हमारा जो भी अर्बनाइजेशन है वो सक्सेसफुल होगी। इसके साथ साथ ही हम कहाँ पे चल रहे हैं, हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट सिटीज़ एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो स्मार्ट सिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था स्मार्ट सिटीज़, जिसका मेन पर्पज़ है कि हम जो कुछ स्टेट्स, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर अर्बन जो शहरी क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट करने वाले हैं। अब इसका एम क्या है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, उसके साथ साथ जो क्वालिटी है लोगों की, ठीक है,
लोगों की क्वालिटी जो है वहाँ पे रहने की उसको इम्प्रूव करेंगे, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे। ये एक मेन एम है हमारे स्मार्ट सिटीज़ का, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करने वाले हैं हम स्मार्ट सिटीज़ के अंदर, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को प्रमोट करने वाले हैं। क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, स्मार्ट सोल्यूशन अप्लाई करने वाले हैं। लोगों को प्रॉपर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड का जो है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करने वाले हैं। ये सारे स्मार्ट सिटीज़ के बोल सकते हो आप फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फीचर्स हैं या फिर आप बोल सकते हो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स रहने वाली हैं जो हमारी स्मार्ट सिटीज़ आगे बढ़ने जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम और कुछ पॉइंट्स को देखें तो सैनिटेशन हो गया, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो सैनिटेशन, ठीक है। सैनिटेशन के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं स्मार्ट सिटीज़ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड गवर्नेंस, ठीक है। जो गवर्नमेंट होगी वो अच्छी होनी चाहिए, तो गुड गवर्नेंस के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट और आप लोग ऐड कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखे, राइट। उसके बाद हम बोलते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं आईटी पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, पर्टिकुलरली वुमेन के ऊपर फोकस करना है, चिल्ड्रन एंड एल्डरली, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। ये सारे जो हैं पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो स्ट्रैटेजी कंपोनेंट्स हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन में वो क्या क्या है। सबसे पहले सिटी की इम्प्रूवमेंट होगी, दूसरा सिटी को रीन्यू किया जाएगा, मतलब सिटी का वापस से डेवलपमेंट होगा, और सिटी एक्सटेंशन मतलब ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट जो भी होगी, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट होगी जिसमें स्मार्ट सोल्यूशन को अप्लाई किया जाएगा, वो लार्ज पार्ट्स ऑफ द सिटी को कवर करेंगे, ठीक है। अब हम सिटी इम्प्रूवमेंट जिसको हम रेट्रोफिटिंग के नाम से जान रहे हैं, उसमें क्या होगा, उसमें हम एक एरिया बनाएंगे जो कि स्मार्ट सिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे विद अदर ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जो एग्जिस्टिंग एरिया वो काफ़ी एफिशिएंट हो और लाइवेबल हो। रेट्रोफिटिंग में जो सिटी है वहाँ पे हम मोर देन 500 से ज़्यादा एरिया ले रहे हैं सिटीजन्स के कंसल्टेशन के साथ, और जो रीडेवलपमेंट है उसमें जो भी एग्जिस्टिंग पहले का जो भी बिल्डअप इन्वायरमेंट है उसको रिप्लेस करने वाले हैं और एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं, ये हमारा मानना है, ठीक है। रीडेवलपमेंट में हम 50 एकड़ से भी ज़्यादा का एरिया कवर करने वाले हैं जिसको अर्बन लोकल बॉडीज़ आइडेंटिफाई कर रही हैं। फिर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट में हम क्या करने वाले हैं, स्मार्ट सोल्यूशन अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इनोवेटिव प्लानिंग, प्लान फाइनेंसिंग, प्लानिंग इम्प्रूवमेंट टूल्स, ये सारा कुछ हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग भी प्रोवाइड करने वाले हैं गरीब लोगों को। ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट जो है ये सिटीज़ में क्यों चाहिए, ताकि जो पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, उसका जो सोल्यूशन है वो हो सके, ठीक है। अब इस सिटीज़ के इस मिशन के अंदर हमने कितनी सिटीज़ को कवर करना है, इस मिशन के अंदर हम 100 सिटीज़ को कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारी कुछ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ होंगी, ठीक है। और जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको हर 2 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा कि उनमें ये मिशन जो हमने इम्प्लीमेंट किया कैसा रहा, कैसे लोगों की राय पूछेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब असेसमेंट के बेसिस पे जो भी असेसमेंट होगी और जो भी चैलेंज होंगे, तो कुछ जो पोटेंशियल स्मार्ट सिटीज़ होंगी स्टेट्स में उनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के थ्रू रीलोकेट भी किया जाएगा, ठीक है। अब स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर 100 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया 2015 से ही, और जितनी भी 100 सिटीज़ हैं उनको हमने स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के लिए भी इनकॉर्पोरेट किया है। सिटी लेवल एडवाइजरी फॉरम्स, अपॉइंटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ताकि अप्रेज करें, अप्रूव करें, इम्प्लीमेंट, मैनेज, ऑपरेट, मोनीटर और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इवेल्युएट भी करें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अमृत मिशन। अमृत मिशन क्या है ये भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी पीपीटी नहीं बना के लाई है, बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। AMRUT, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अटल मिशन फॉर रीयूबिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका भी सेम एम है कि हर एक हाउस होल्ड को प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए टैप वाटर की। टैप वाटर पता है आपको, पीने का पानी, नल से पीने का पानी, अच्छी वाटर सप्लाई होनी चाहिए, अच्छा कनेक्शन डेवलप करना है। इसका एम क्या था कि हमें जो वैल्यू ऑफ सिटी, जो सिटीज़ की वैल्यू है उनको इन्हांस करना है। कैसे इन्हांस करना है, ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन्ड ओपन स्पेसेस, पार्क वगैरह बनाने हैं। पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है कि हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको यूज़ करना है, जो कंस्ट्रक्टिंग फैसिलिटीज़ हैं नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट के लिए उनको यूज़ करना है।
सिटीजन्स पर्टिकुलरली वुमेन जो है ये सारे आउटकम्स को वैल्यू करेंगी, ठीक है। उसके बाद जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो कहीं ना कहीं इसको देखने वाले हैं। तो अमृत मिशन में भी आपको स्मार्ट सिटीज़ जैसे ही चीज़ें मिलने वाली हैं। फिर आपका एक और प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है भारतमाला परियोजना एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ भारतमाला BARAT भारतमाला परियोजना एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है? भारतमाला परियोजना एक न्यू अम्ब्रेला प्रोग्राम है। ये किसके लिए लाया गया है? जो हमारे हाईवेज सेक्टर है उनके लिए, जो फोकस कर रहे हैं कि हमें अच्छे से अच्छा जो है रोड बनाना है ताकि जो यात्रा है वो आसानी से, पैसेंजर का मूवमेंट जो है कंट्री में आसानी से हो सके, ठीक है। हमें इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट करनी है? इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने हैं, इंटर कॉरिडोर्स, फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बनाने वाली हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है जो है NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्या बोलता है? ये भी एक ग्रुप है जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम लेने वाले हैं जो कि 5 ईयर्स के अंदर इस्टेब्लिश किए हैं हमने। कितने अमाउंट में? 102 लाख करोड़ में। तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये पहली बार अनाउंस हुआ था 2019 में इंडिपेंडेंस डे के दिन। इसको किसने अनाउंस किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब जो NIP है ये इनिशिएटिव है जहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि हम एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। सारे सिटीजन्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो वो रह रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने वाले हैं। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पज़ है कि हम प्रोजेक्ट प्रेपरेशंस, जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है वो अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट से। इसमें हम सारे जो क्रूशल फैक्टर्स हैं उसको आप फुलफिल करेंगे और इंडिया को $5 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुंचाने वाले हैं 2025 तक। ये भी हमारा टारगेट है। इसमें हम इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों प्रोजेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। अब जो चाबी है किसी भी सक्सेसफुल इकॉनमी की वो है कि हमें अच्छा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, इक्वली स्ट्रॉन्ग सप्लाई करनी पड़ेगी। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर इंडिया, और ये चीज़ जो है इंडिया के लिए बिल्कुल सही है। और इनका एम्बिशन है कि हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी 2025 तक बढ़ने वाले हैं। और ये जो वाइटल अपग्रेडेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इतना आगे लेके जा रहे हैं, इससे हमें क्या होगी? ये इंडिया की जो कम्पिटिटिवनेस है, इंडिया कम्पीट करेगा वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये भी इन्हीं रिफॉर्म्स के ऊपर निर्भर है। इसके साथ साथ जो हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं, इसकी वजह से जो लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम जनरेट होगी और इससे हमारा ओवरऑल जो इकॉनमी में लेवल अप वो भी स्टैंड अप होगा। तो इसीलिए जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो इसीलिए यहाँ पे आया है। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है चैलेंजेस इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने पीछे इश्यूज़ पढ़े, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही। आगे पार्ट 2 में हम जो बाकी की चीज़ें इस चैप्टर में रह गई हैं उनको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।